नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी। देश की राजनीति में एक मशहूर कहावत है कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। कहते हैं यहां जिसने जितनी सीटें जीती उसके लिए दिल्ली तक पहुंचने का रास्ता उतना ही आसान हुआ। देश के 14 प्रधानमंत्रियों में से 9 यहां से चुने गए हैं। इन्हीं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी। पिछले 2 चुनाव में यूपी में बम्पर जीत हासिल करने वाले एनडीए का टारगेट इस बार सभी 80 सीटें जीतने पर है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ऐसा मुमकिन है? अगर हाँ तो कैसे? और अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी बीजेपी को कितनी टक्कर दे सकती है? विस्तार से बताती रिपोर्ट देखिए। ये अपने परिवार और अपने वोट बैंक से बाहर देख ही नहीं सकते, सोच ही नहीं सकते। तभी तो हर चुनाव के दौरान साथ आते हैं और जब परिणाम नील बटा सन्नाटा आता है तो ये एक दूसरे को गाली देते हुए अलग हो जाते हैं। बिल्कुल यही बोले, ऐसा ही बोले। प्रधानमंत्री काशी में आए तो निशाने पर कांग्रेस थी, समाजवादी पार्टी थी, दोनों का चुनावी गठबंधन था। ये लोग जानते नहीं, ये बनारस हो, यहां सब गुरु हो, यहां इंडी गठबंधन के पैतरा ना चलिए। बनारस नहीं, पूरे यूपी के पता हो, माल वही है, पैकिंग नहीं है। इस बार तो इनको जमानत बचाने के लिए ही बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी का चुनावी मूड बता रहे थे। यूपी ने भी सारी सीटें मोदी को देने का निर्णय किया है। यानी इस बार यूपी 100% सीटें एनडीए के नाम करने वाला है। क्या वाकई ऐसा होने वाला है? एनडीए का 400 पार का टारगेट है। सवाल यह है कि यूपी की 80 सीटें कैसे सेट होंगी? क्या एनडीए यूपी की सभी 80 सीटें जीत सकती है? एनडीए के लिए इंडिया अलायंस कितनी बड़ी चुनौती है? क्या राहुल अखिलेश का साथ बीजेपी को आघात देगा? ये सवाल इसलिए क्योंकि पीएम मोदी जब काशी से राहुल अखिलेश की जोड़ी पर जोरदार प्रहार कर रहे थे, तब यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी बीजेपी के मिशन 80 को रोकने के लिए साथ आ चुके थे। राहुल गांधी और अखिलेश यादव की पार्टी के दरमियान सीटों का बंटवारा फाइनल हो चुका था, जिसके मुताबिक यूपी में लोकसभा की 80 सीटों में से 17 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, 63 पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार होंगे। ऐसे में सवाल यह है कि क्या कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर बीजेपी के मिशन 80 की राह में ब्रेक लगा सकती हैं? क्योंकि पीएम मोदी ही नहीं, बीजेपी के कई बड़े नेताओं से लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक यूपी में सभी 80 सीटें जीतने का दावा करते रहे हैं। 2024 में एक बार फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए मिलकर के 400 पार का लक्ष्य अवश्य प्राप्त करेगी। ये बात सच है कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता यूपी से ही होकर जाता है। 2014 से लेकर 2019 तक में बीजेपी ने यूपी में कमोबेश एक तरफा जीत हासिल की है। लेकिन 2024 में क्या होगा? क्या एक बार फिर देश के सबसे बड़े सियासी सूबे में भगवा लहर चलेगी? पिछले 2 चुनाव का समीकरण देखते हैं। 2014 में बीजेपी को 31% वोट मिले थे, जिसकी बदौलत उसने 282 सीटें जीती। 2019 में बीजेपी को 37.36% वोट मिले, जो 2014 से 6% ज्यादा थे। इसके साथ बीजेपी की सीटें भी बढ़ी। बीजेपी ने 303 सीटें जीती। ये 1989 के बाद किसी भी पार्टी को मिला सबसे बड़ा वोट शेयर था।
सवाल ये कि क्या 2024 में नया इतिहास बनेगा, एनडीए 400 प्लस के पार पहुंचेगा? आज विपक्ष के नेता भी एनडीए सरकार 400 पार के नारे लगा रहे हैं और एनडीए को 400 पार कराने के लिए भाजपा को 370 का माइलस्टोन पार करना ही होगा। पिछले हफ्ते दिल्ली में हुए कार्यकर्ता अधिवेशन के दौरान प्रधानमंत्री ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को चुनावी मंत्र दिया था। सरकार की गारंटी घर घर पहुंचाने का टारगेट दिया था, जिससे एनडीए को चुनाव में 400 से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल हो सके। लेकिन 2019 से अब तक कई पार्टियां एनडीए का साथ छोड़ चुकी हैं, जिनमें से कुछ लौट भी आई हैं। एनडीए के पास इस वक्त 38 पार्टियां हैं। 2019 में एनडीए को जो 45% वोट मिले थे, उसमें 37% से ज्यादा तो सिर्फ बीजेपी के थे। बाकी की जितनी पार्टियां थीं, उनमें से कोई भी डबल डिजिट तक नहीं पहुंच पाई। यूपी में लोकसभा की 80 सीटें हैं। 2014 में एनडीए ने 73 सीटें जीती, तो 2019 में 64 सीटों पर जीत मिली। वो भी तब जब बीजेपी का मुकाबला समाजवादी पार्टी, बीएसपी और आरएलडी के गठबंधन से था। इस बार आरएलडी एनडीए में शामिल हो चुकी है, तो अखिलेश और राहुल गांधी साथ आ चुके हैं और दोनों बीजेपी के निशाने पर हैं। कांग्रेस के युवराज परिवार ने क्या कहा? वो कह रहे हैं और काशी की धरती पर आके कह रहे हैं, काशी के नौजवान, यूपी के नौजवान नशेड़ी हैं, जिनके अपने होश ठिकाने नहीं है। वो यूपी के मेरे काशी के बच्चों को नशेड़ी कह रहे हैं। अरे गौर परिवारवादियों, काशी का, यूपी का नौजवान तो विकसित यूपी बनाने में जुटा है। अपना समृद्ध भविष्य लिखने के लिए परिश्रम की पराकाष्ठा कर रहा है। इंडी गठबंधन द्वारा यूपी के नौजवानों का पान कोई नहीं भूलेगा। 17 फरवरी को राहुल गांधी की यात्रा वाराणसी पहुंची थी। चंदौली, वाराणसी और अमेठी होते हुए रायबरेली पहुंचने पर 20 फरवरी को राहुल गांधी ने एक बयान दिया था। क्या कहा था, खुद सुनिए। मैं वाराणसी गया, वाराणसी में देखा मैंने रात को बाजा बज रहा है, बाजा बज रहा है, वहां पे शराब पिए सड़क पे लेटते हुए बाजा बज रहा है। यूपी का भविष्य रात को शराब पिए नाच रहा है, डांस कर रहा है। इलेक्शन की बात करेंगे, उससे पहले आप क्या कोर्ट में भी जाएंगे? विश्व शर्मा ने वो बहुत अच्छी किया है। असम के मुख्यमंत्री ने, ऐसे सभी प्रांतों के जो है हमारे मुख्यमंत्री, उनको करना चाहिए। जो शरीयत के कानून हैं, उन कानूनों पे हम लोग चलते रहेंगे। हम ये कितने ही एक्ट बना लें, लेकिन हमें वही करना है जो शरीयत या कुरान पाक में या अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है, हम तो उसी हिसाब से काम करेंगे। भारत में आज भी बहुत सारी मुगल कालीन कुरीतियां जारी हैं। जो भारत में कुरीतियां आई उनके खिलाफ कानून बना, लेकिन जो मुगल कालीन कुरीतियां आई उनके खिलाफ कानून नहीं बना।
Overall, it is a discriminatory decision of the cabinet of Assam. Just before the election, government is trying to polarize the Hindu voters. आसाम के मुख्यमंत्री का एजेंडा बड़ा साफ नजर आ रहा है। सिर्फ मुस्लिम्स को कैसा टारगेट किया है, उनका ये एजेंडा है। ये नेता और विपक्ष में जो बैठे हुए जो वोटों के व्यापारी हैं, वो मुस्लिम समाज को हमेशा 75 साल से क्या नाम है गुमराह करते रहे। वही काम आज भी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के होश उड़े हुए हैं। उनको मालूम है कि वो 2024 का चुनाव हार रहे हैं। और चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे असम की। तो असम की हिमंता बिस्वा सर्मा सरकार का एक फैसला इस वक्त पूरे देश की सियासत में वायरल है। असम में कल एक कैबिनेट मीटिंग हुई और इस मीटिंग में जो फैसला लिया गया उससे ओवैसी की AIMIM से लेकर यूपी में SP BSP तक के नेता हैरान हैं। कोई बीजेपी पर ध्रुवीकरण का आरोप लगा रहा है तो कोई इसे लोकसभा चुनाव से जोड़ रहा है। लेकिन बीजेपी के नेता हिमंता सरकार के फैसले से बेहद खुश हैं। आखिर हिमंता सरकार ने ऐसा कौन सा फैसला कर दिया है जिससे देश की सियासत में उबाल आ गया, और क्यों इस फैसले को यूनिफॉर्म सिविल कोड से जोड़कर देखा जा रहा है? जवाब जानने के लिए रिपोर्ट देखें। असम मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट 1935। कानून का ये पन्ना, ये दस्तावेज अब असम में किसी काम का नहीं, क्योंकि हिमंता सरकार ने अंग्रेजों के जमाने का ये एक्ट रद्द कर दिया है। 23 फरवरी को असम कैबिनेट ने ये बड़ा फैसला लिया और इसके पीछे सरकार ने बाल विवाह को सबसे बड़ा फैक्टर माना। सीएम हिमंता ने कहा कि इस एक्ट की वजह से 18 साल से कम उम्र की लड़कियों और 21 साल से कम उम्र के लड़कों की शादी हो रही है। हिमंता सरकार के इस फैसले से एक एक्ट खत्म हुआ तो विवादों का नया चैप्टर शुरू हो गया। फैसला असम की सरकार ने लिया था, लेकिन असर अखिल भारतीय था। पक्ष और विपक्ष से त्वरित प्रतिक्रियाएं आने लगी। पहले सुनिए असम के बड़े नेता बदरुद्दीन अजमल ने क्या कहा। इलेक्शन के बाद करेंगे। उससे पहले आप क्या कोर्ट में भी जाएंगे? मैं चुप रहूंगी। पहला स्टेप है, यूसीसी लाने का पहला स्टेप है मुस्लिम मैरिज, लेकिन इसी के जरिए से बीजेपी गवर्नमेंट मर जाएगी असम में। यानी असम में विपक्ष और मुस्लिम लीडर का मानना है कि हिमंता सरकार का ये फैसला असम में यूसीसी लाने की ओर पहला कदम है। लेकिन हिमंता सरकार के फैसले पर असम के विपक्षी नेताओं से ज्यादा तीखी प्रतिक्रिया यूपी से आई। देश के सबसे बड़े सूबे के 2 मुस्लिम सांसदों को सुनिए। एक ने शरीयत का हवाला दिया तो दूसरे ने कहा कि ये ध्रुवीकरण की सियासी चाल है। देखिए, आसाम के मुख्यमंत्री हों या उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हों, इनका तो काम ही ये है कि किस तरह से हमारी सोसाइटी में डिवीज़न किया जाए, दूरियां बढ़ाई जाएं और अब ख़ास तौर से मुसलमानों की दिल आज़ारी की जाए और अपनी पार्टी में बड़ा मुकाम हासिल किया जाए। ये सब वोट के खातिर किया जा रहा है। इन्हें किसी के जज्बात से, सेंटिमेंट से कोई लेना देना नहीं है। ये ख़त्म करके कुछ संदेश ये देना चाहते हैं कि मुसलमान भी अब फेरे लेने लगे, या ये संदेश देना चाहते हैं कि हिंदू भाई भी अब निकाह करें। जो शरीयत के कानून हैं उन कानूनों पे हम लोग चलते रहेंगे। हम ये कितनी एक्ट बना लें, लेकिन हमें वही करना है जो शरीयत या कुरान पाक ने या अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है, हम तो उसी हिसाब से काम करेंगे। चाहे आसाम के अंदर जो है स्पेशल मैरिज एक्ट जो है वो रद्द करने का हो, चाहे उत्तराखंड के अंदर पिछले दिनों तथाकथित यूसीसी लाने का हो, ये इनके, जबकि ये स्टेट गवर्नमेंट के डोमेन में ही नहीं है ये सारे मुद्दे जो हैं, लेकिन सिर्फ चर्चा बनाने के लिए व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर के माध्यम से लोगों को पोलराइज करने के लिए ये भाजपा के हथकंडे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव में कामयाब नहीं होगी, क्योंकि किसान सड़क पर है, नौजवान सड़क पर है।
विपक्ष की इस नाराजगी और गुस्से के सेंटर में है आम चुनाव। नरेंद्र मोदी 400 प्लस के नारे के साथ हैट्रिक लगाने के मिशन पर हैं। विपक्ष को ये फिक्र भी है कि कहीं यूसीसी के नाम से बीजेपी को बूस्टर डोज न मिल जाए। आज जिस बीजेपी को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी माना जाता है वो जनसंघ की पॉलिटिकल सक्सेसर है। जनसंघ के 3 बड़े एजेंडे थे। पहला, कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाना, दूसरा, अयोध्या में राम मंदिर, और तीसरा, यूनिफॉर्म सिविल कोड। नरेंद्र मोदी ने 2 मिशन तो पूरे कर दिए हैं, तो क्या अब यूसीसी की बारी है? यही वजह है कि जिन्होंने आर्टिकल 370 और राम मंदिर पर मोदी सरकार को फुल सपोर्ट किया, वो इस बार भी हिमंता बिस्वा शर्मा के फैसले से गदगद हैं। शर्मा ने वो बहुत अच्छी किया है। असम के मुख्यमंत्री ने ऐसे सभी प्रांतों के जो है हमारे मुख्यमंत्री, उनको करना चाहिए। जो भी गलत तरीके से अधिनियम दिए गए हैं किसी भी को विशेष, वह सभी को खत्म कर देना चाहिए। अब बात करते हैं बीजेपी की। उत्तराखंड में यूसीसी विधेयक विधानसभा में पारित हो चुका है और जल्द ही ये कानून भी बन जाएगा। असम से भी संकेत आ चुका है। राजनीति में इस प्रयोग के पीछे प्रयोजन क्या है, यही सवाल हमने बीजेपी सांसद हरनाथ सिंह से पूछा। ये केवल हमारे जो मुस्लिम समाज के चाहे राजनीतिक क्षेत्र चाहे धार्मिक क्षेत्र में है, ये नेता और विपक्ष में जो बैठे हुए जो वोटों के व्यापारी हैं, वो मुस्लिम समाज को हमेशा 75 साल से क्या नाम है गुमराह करते रहे। वही काम आज भी कर रहे हैं। सवाल शरीयत का नहीं है, सवाल यह है कि हमारे परिवार की जो महिलाएं हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, वो गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत करने, इसमें क्यों आपत्ति हो रही है आखिर उनको? और इसमें फेरे लेंगे कि निकाह करेंगे किस तरह, ये तो मुद्दा ही नहीं है। हाँ, विवाह पद्धति एक होनी चाहिए, ये तो मुद्दा ही नहीं है। धार्मिक पूजा पाठ एक होना चाहिए, ये मुद्दा ही नहीं है। उसका दूर दूर से कोई संबंध नहीं है। तो उनको गुजारा भत्ता क्यों नहीं देना चाहते? आप संपत्ति में अधिकार क्यों नहीं देना चाहते? उनकी मानसिकता में जो महिलाएं हैं वो उनके उपभोग की वस्तु है केवल। यानी बीजेपी के विजन यूसीसी में आधी आबादी के लिए आजादी मुद्दा है। तो क्या 2024 में महिलाएं, खासकर मुस्लिम महिलाएं, बीजेपी के विजन यूसीसी के साथ हैं? क्या 3 तलाक की तरह ही यूसीसी के मुद्दे पर भी मुस्लिम महिलाएं बीजेपी को सपोर्ट करेंगी?